नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी अब संकट गहराता जा रहा है। ये संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने विधायकों को दिल्ली तलब किया है। 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। ये दोनों नेता कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। समझा जाता है कि टीएस सिंहदेव राज्य की सरकार में सर्वोच्च पद चाहते हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में ये संकट आया है। वह खुद शुक्रवार को राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इस हफ्ते ये राहुल के साथ दूसरी मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती से किया गया यौन संबंध वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि भारतीय कानून में वैवाहिक बलात्कार की कोई परिभाषा ही नहीं है। अदालत ने पत्नी से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को इसी आधार पर रिहा कर दिया। जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 375 के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध यदि वह 15 साल से ऊपर की है तो बलात्कार नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को लेकर सख्त रुख दिखाया है। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी उन्हें बर्खास्त करेगी। बता दें, सिद्धू के सलाहकार मलविंदर माली ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर अवैध रूप से कब्जा लिया है, जिसके बाद अमरिंदर सिंह के गुट ने इस पर सख्त रुख दिखाया। इसके बाद अब एनडीटीवी से बात करते हुए हरीश रावत ने भी सलाहकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो पार्टी को शर्मिंदा करें। बीजेपी को जाति जनगणना के मुद्दे पर तो सहयोगियों के बयानों का सामना करना ही पड़ रहा था। अब एक सहयोगी ने 4 कदम आगे बढ़ाते हुए अलग ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनका वादा भी याद दिलाया। बीते सोमवार को ही जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। नीतीश ने इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख राजनीतिक सहयोगी और जेडीयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को लोगों की भावनाओं को देखते हुए जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसके अलावा जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर जारी आंतरिक संघर्ष का भी समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी में टकराव की स्थिति है। कुछ नेता इसके पक्ष में बात करते हैं तो वहीं कुछ नेता इसके खिलाफ होते हैं। कुशवाहा ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी में आम राय स्थापित करनी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बता दें, कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब उनकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही इस मांग का समर्थन कर रहे अन्य दलों के नेताओं के साथ मिलकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने काबुल पर तालिबान के कब्जे के लिए अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमई खलीलजाद और पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। बीबीसी से बात करते हुए सालेह ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान के जरिए अमेरिका को ब्लैकमेल किया और अमेरिका ने अफगान सरकार को वापसी से पहले तैयारी करने का समय नहीं दिया। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि अमेरिका ने रातों रात हवाई हमलों के जरिए अफगान सेना की मदद करना बंद कर दिया। हम अपने सैनिकों तक नहीं पहुंच पाए और यही वजह रही कि उन्होंने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान उनके लिए दूसरे घर जैसा है और वो उसके साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध को और गहरा करना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान भारत के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है। मुजाहिद ने यह कहते हुए कि वो भारत समेत सभी देशों से अच्छे संबंध चाहता है, कहा कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ बैठकर अपने मुद्दों का हल करना चाहिए। अफगानिस्तान के हालात को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात गंभीर हैं और भारत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के बारे में भी बैठक में मौजूद नेताओं को जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने दोहा में किए गए अपने वादे को नहीं निभाया। दोहा में अमेरिका और तालिबान के नेताओं के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और तालिबान ने इसे निभाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अब तक 15,000 लोग वहां से बाहर निकलने के लिए भारत के हेल्प डेस्क से संपर्क कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने नई ड्रोन नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत कई तरह की रियायतें दी गई हैं। इसके तहत ड्रोन टैक्सी सेवा चलाने की छूट भी दी गई है। नई ड्रोन नीति का मकसद ड्रोन को बढ़ावा देना है। इसके तहत ड्रोन खरीदने, आयात करने, रखने और चलाने से जुड़ी कई तरह की शर्तें हटा ली गई हैं।
कई लाइसेंसों की जरूरत नहीं रही, कागजी कार्रवाई कम कर दी गई और कई मामलों में अनुमति नहीं लेनी होगी। इस तरह कई तरह के लाइसेंस की जरूरत भी नहीं रहेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे 2030 तक भारत वैश्विक ड्रोन हब बनकर उभरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों और सत्ताधारी दलों के गठजोड़ को लेकर नाराजगी जताई है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश में ये चिंतित करने वाला ट्रेंड है कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेते हैं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कानून के नियमों पर टिके रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए वो पुलिस अधिकारियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। गुरजिंदर ने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें इससे पिछली बीजेपी सरकार का करीबी माना जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज से अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत की। इस यात्रा की शुरुआत वो लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के साथ करेंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र रविवार की ट्रेन यात्रा रहेगी, जिसके जरिए राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वो राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखेंगे और पूजा भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने बीजेपी पर राष्ट्रपति के दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार कहीं भी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति की यात्रा से राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये राष्ट्रपति द्वारा की जा रही यात्रा की तरह नहीं है, बल्कि एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की यात्रा की तरह लग रही है। बता दें, पिछले 2 महीनों में राष्ट्रपति की ये दूसरी यूपी यात्रा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।